लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अमालगमेशन की, और अमालगमेशन में बताया था कि जब कुछ एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई नई कंपनी में बदल दिया जाता है, ये अमालगमेशन होता है। लेकिन अमालगमेशन के नेचर होते हैं। अमालगमेशन में बोला है अमालगमेशन मीन्स कॉम्बिनेशन और मर्जर, इट में बी एनी वन ऑफ थ्री वेज। या तो अमालगमेशन होगा प्योर, या फिर होगा एब्जॉर्शन, या होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन में बताया कि जब पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी को बना के नई कंपनी, नए नाम से कंपनी खोल ली जाती है, मतलब उनको बंद कर दिया जाता है, उस नाम की कंपनी जो है वो बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद नई कंपनी बना दी जाती है, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। क्या बोलते हैं उसको? अमालगमेशन। ये जो कंपनी है जो जा रही है, वेंडर कंपनी कहलाती है, और जो खरीदने वाली कंपनी है उसको बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। इसके बाद एक होता है एब्जॉर्शन। एग्जिस्टिंग कंपनी है, लेकिन पहले से एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उस एग्जिस्टिंग कंपनी ने इनको टेक ओवर कर लिया। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, तो ये दोनों ही पहले से एग्जिस्टिंग थी, ये एब्जॉर्शन का केस था। और एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कि यहां पे एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसको बिल्कुल ही नई कंपनी में तब्दील कर दिया। ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अगर मैं बोलूं तो मतलब एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पूरी तरीके से दोबारा से रीवैल्यूएशन की जाती है, और जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं उसकी वैल्यू या तो घटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। चैप्टर आएगा, बात करेंगे हम उसके बारे में। अगर पढ़ लिया है तो जानते हैं, नहीं पढ़ा तो वो आपको पढ़ा देंगे हम। और ये इसमें क्या होता है? कंपनी का नाम ही बदल दिया जाता है। कंपनी का बिल्कुल नाम ही बदल दिया जाता है, नाम बदल के, और उसके बाद उसमें क्या किया जाता है? चेंजेस कर दिए जाते हैं। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ा दिया, घट गई, घटा दिया। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, नाम भी वही रहेगा, बस चेंजेस कर देंगे। इतना फर्क होता है, क्योंकि सेम है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें और ये जो अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, इसमें क्या फर्क होता है? अमालगमेशन, ये जो देखा अभी आपने, और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे अमालगमेशन में आपने देखा कि एग्जिस्टिंग कंपनी को नई कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे जो नेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये कंपनी पहले से ज्यादा सिक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसको क्या है, जो एक ही कंपनी, वहां पे क्या होता है? एक और दो कंपनी मर्ज होके, मतलब दो कंपनी मर्ज होके एक नई कंपनी बनती है। यहाँ पे क्या होता है? एक सिंगल कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है। समझ गए? इतना फर्क होता है। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का, एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी में, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, चाहे आप क्लास 11th, 12th, बीकॉम या सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आप फ्री में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना सकते हो। अभी अनअकैडमी पर मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जो बहुत ही आसान होता है, जिसमें 30 मिनट्स में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करने होते हैं। थर्ड में आफ्टरनून 2 PM अकाउंट्स, फोर्थ में आफ्टरनून 2 PM लॉ, फिफ्थ में आफ्टरनून 2 PM मैथ, सिक्स में आफ्टरनून 2 PM इकोनॉमिक। और हाँ, हर टेस्ट में टॉप रैंकर्स को जीतने का मौका मिलेगा, JBL स्पीकर, स्मार्ट वॉच और हेडफोन्स। तो है ना मजेदार? आप कुछ सिंपल स्टेप में इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन लिंक। उसके बाद क्लिक ऑन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री एंड क्लिक ऑन स्टार्ट द टेस्ट। सो टेस्ट को देना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हमने बताया था अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में दो बातें होती हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। जो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, उस केस में
आपकी 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। पहली बात, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो ट्रांसफरी कंपनी की हो जानी चाहिए। बोले तो परचेजिंग कंपनी बोल दूं, जितनी भी इक्विटी शेयर है उसमें 90% इक्विटी शेयर एग्री हो जाने चाहिए कि हाँ हम परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर बनने को तैयार हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बनने को तैयार हैं। परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर मिलता है एक्सेप्ट फ्रैक्शनल शेयर्स। बिजनेस जो है वो रन करना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिजनेस लिया और बंद कर दिया। और बुक वैल्यू जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो बुक वैल्यू होगी वो एज इट इज बुक वैल्यू शो करेंगे, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। नाउ हमने बताया था परचेज कंसिडरेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो बिजनेस परचेज किया जाता है उसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं, ओके, उसकी वैल्यू लगाई जाती है। वो वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 4 मेथड है, लमसम, नेट एसेट, नेट पेमेंट मेथड और इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। जो लमसम पेमेंट मेथड है इसमें तो साफ साफ बताया जाता है भैया इतना पैसे दे दो, बातचीत खत्म हो जाएगी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इतना आसान मिलने वाला भी नहीं है आपको कि कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको इतने में खरीद लिया, बहुत रेयर है। नेट एसेट मेथड, ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। नेट एसेट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स में सिर्फ एसेट्स की बात होती है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते इसमें, सिंपल और सीधी सी बात। क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं सिर्फ एग्रीड वैल्यू, जितने में उसमें एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ ये एसेट हम इतने का ले लेंगे, वो सारा का सारा ले लो, ओके। लेकिन नहीं लोगे इसमें फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस कर दोगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो आएगा वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अगर वेंडर कंपनी ने कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर किया है, माइनस कर देंगे। कौन, दोबारा बोलो, कौन, वेंडर कंपनी, ठीक है। और ये जो सारा तामझाम है वो किसकी बुक में करोगे जानते हो, जो नई कंपनी बनने वाली है। आप सभी किसके अकाउंटेंट हो जानते हो, नई कंपनी के, जो नई कंपनी होने वाली है, परचेजिंग कंपनी के, ओके, उसी के लिए कैलकुलेशन करोगे। ये आ जाएगा आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वेंडर कंपनी। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको देखते हैं तो क्लैरिटी बनेगी कि मैं बताना क्या चाहता हूं। ये फॉर्मेट मैंने बना लिया, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहां पे क्वेश्चन गिवन है, कहता है यहाँ पे द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ भावना लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2003 इज गिवन बिलो। डिटेल दे रखी है, इसमें आपको इक्विटी शेयर दे रखा है, 8% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, 10% डिबेंचर दे रखा है। जानते हो ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है जिसकी आपको पेमेंट करनी रहती है। क्या होती है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, आपको पेमेंट करनी रहती है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको हाँ जी, रिजर्व फंड दे रखा है। यहाँ पे कितने का रिजर्व फंड दे रखा है, 45,000 का। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। पहले तो ये समझा दूं, जो ये रिजर्व फंड है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये सब मालिक के ही पैसे हैं। किसके पैसे हैं ये, कैसे पता चलता है मालिक के पैसे हैं, बताओ। क्योंकि यार ये जो पैसा है, ये पैसा एक तरीके से मालिक का ही था, जिसको प्रॉफिट का पार्ट था, जिसको हटा के इन सब में लगा दिया। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर लायबिलिटीज होगी तो सेटअप करना पड़ेगा आपको। बात करेंगे अभी बीपी क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका पैसा नहीं होता है, ये वर्कर्स का पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो पैसा देना रह सकता है, प्रोविजन है एक तरीके से ये। फिर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है। इन्वेंटरीज डेटर BR कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नीचे कहता है साक्षी लिमिटेड, ये किसकी बात हो रही थी भाई पहले, भावना लिमिटेड की। और ये किसकी हो रही है, साक्षी लिमिटेड इंटेंडेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड वैल्यूएशन। अभी क्या है इस वाले पूरे क्वेश्चन में, इसमें ऊपर क्या बोल रहा है, आपको कुछ बोला नहीं बोला इसने, इसमें ये भी नहीं बोला कि आपको कोई जर्नल एंट्री करनी है या कुछ इस तरीके का करना है। बस मैं बता दूं, इसमें यू हैव टू फाइंड परचेज कंसिडरेशन। बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपए के लिए लिया गया, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 4,65,000 का, फर्नीचर 36,000 का, इन्वेंट्री जो है वो 1,20 का, डेटर जो है वो 10% प्रोविजन के साथ लिया और गुडविल जो है वो नील माना गया, लिया ही नहीं। लायबिलिटी 26,000 रुपए की है जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट है, तो जो बैलेंस बचेगा वो मालिक का पैसा होगा। किसका पैसा होगा, तो फिर नहीं लोगे तुम, समझ गए। एक्चुअल टैक्स
लाइबिलिटी इज 40,000, जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है जी? 40,000 है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड एट ₹15,000 टू बी बॉर्न बाय साक्षी लिमिटेड। ये साक्षी लिमिटेड कौन है भाई? साक्षी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। तो मैंने कहा अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय परचेजिंग कंपनी है तो उसको नहीं लेंगे, वेंडर कंपनी है तो लेंगे। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड इन कैश, जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी पेमेंट आपको कैश में करनी है, और बैलेंस जो पैसा है इक्विटी शेयर देंगे उसको, और उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से। चलो देखते हैं जरा। यहां पे एसेट्स टेकन ओवर, तो उसमें बोल रखा है आपको कि बिल्डिंग कितने के लिए, तो इसमें कहता है बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपए का ले लिया इसने। कितने का ले लिया? 2 लाख रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000 का टेक ओवर कर लिया। फर्नीचर 36,000 का टेक ओवर किया है। देखो यही लिखा है फर्नीचर 36,000 का। यार एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, कहीं सोच रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूं। ये देखो एज इट इज, जो पहली बात है वो एज इट इज में उठा रहा हूं, फिर बाद में देखूंगा इसमें से क्या छोड़ दिया इन्होंने। समझ गए? फिर क्या लिया इसने? इन्वेंटरीज। कितने का इन्वेंटरी जी? 1,20,000 का इन्वेंटरीज। फिर डेटर्स लिया 3,12,000 रुपए का डेटर है, और इसमें से 10% जो है वो प्रोविजन है। माइनस कर दो तो 2,80,800 आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कह रखा है। यहां पे कहता है ये सारी बातें हो गई। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, डाउटफुल और गुडविल लेना नहीं है। बिल्डिंग बिक गई, प्लांट एंड मशीनरी बिक गया, फर्नीचर गया, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा। इन्वेंटरीज हो गई, डेटर हो गया, बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट में कुछ ना बता रखा हो तो इसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है 90,000, जबकि बुक में दे रखी है 1,20,000। तो जो परचेजिंग कंपनी वो बेवकूफ होगी क्या, जो बुक वाली वैल्यू उठाएगी? नहीं ना, ये अंडरस्टूड है कि मार्केट वैल्यू उठाया जाएगा। समझ गए? फिर समझ लो, जो परचेजिंग कंपनी वो बेवकूफ नहीं होगी, मार्केट में रेट चल रहा है कुछ और ये ज्यादा दे देंगे पैसे, नहीं ना, तो 90,000। कितना आएगा यहां पे? 90,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल के लिए कुछ नहीं लिखा, तो एज टी जो बुक में वैल्यू है वही ले लो 45,000। और क्या दे रखा है? कैश इन हैंड। बोला था ना ये सब ले लेते हैं इसमें। कैश इन हैंड कितना भैया? कैश इन हैंड बोलो, कैश इन हैंड कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 55,000। तो लिखो कैश इन हैंड, मेरा वेट मत करो, लिखिए कैश इन हैंड कितना है, और कैश एट बैंक भी लिखो। मेरी तो भाई ये जो लाइनें हैं वो छोटी हो गई, मुझे बड़ी करनी है इसको। लिखो ओके। गुड, लिख लिया। कैश इन हैंड कितना है? 55,000। इसके बाद क्या दे रखा है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 1,10,000, 1,11,000। जब क्वेश्चन ना बोले तो वही वैल्यू उठानी है जो दे रखा है। देखो यहां पे ये 1,11,000। गुडविल लेना नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते सर? क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। क्या है? लिखना हो लिख लो, फिक्टिशियस एसेट्स है। गुडविल की वैल्यू नील हो गई और फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स टेक ओवर नहीं करते कभी भी। कोई दिक्कत नहीं। टोटल बताना जरा जल्दी से, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये सब टोटल कर रहे हैं। शायद एक बच्चे ने बताया कि भाई ये जो टोटल है वो 14,02,800 आ रहा है। 14,02,800। इस बच्चे की कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, तो भाई अपने आप कर लेना। लायबिलिटीज को जरा चेक करो।
लाइबिलिटीज में कहता है कि 26,000 की जो लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग है। जो प्रोविजन बना था 32,000 का, इसके अगेंस्ट 40,000 की पेमेंट करनी है टैक्स की। और कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 15,000 पे साक्षी लिमिटेड बॉन्ड करेगी। और बाकी के लिए यहाँ पे दे रखा है, वो बाद में देखते हैं। चलो इक्विटी शेयर लेना नहीं लेना, 8% प्रेफरेंस शेयर लेना नहीं लेना, 10% डिबेंचर, हाँ इसकी पेमेंट करनी है। तो आप क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये एक्चुअल में कितना पैसा, इधर सामने एक्चुअल में कितना पैसा पे करना है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए, 26,000 बोला है, पे करना पड़ेगा भैया, लाइबिलिटीज है ये, आप नहीं इसको छोड़ सकते, पे करो। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटीज भी पेमेंट करनी है, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटीज ये भी 40,000 पे करना है, घर की खेती नहीं है, पे करना है। फिर 10% डिबेंचर, कितना है भाई 10% डिबेंचर है, 1 लाख रुपए का 10% डिबेंचर है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये कुछ 35,000 के हमारे बिल्स पेबल हैं। क्रेडिटर्स 2,25,000 के क्रेडिटर्स हैं। एंड प्रोविडेंट फंड 1,10,000 रुपये का पीएफ है। ये आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, घर की खेती नहीं होती, अच्छे से समझ लो। प्रोविडेंट फंड हमेशा आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, पेमेंट करना रहता है इसका। टोटल जब करेंगे 5,36,000 आ रहा है इसका। माइनस कर दो, माइनस करने के बाद 8,66,800 आएगा। ये वेंडर कंपनी ने कुछ भी नहीं पे किया, तो नेट परचेज कंसिडरेशन जो है वो 8,66,800 आएगा। कितना आएगा, 8,66,800। यहां पे कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड इन कैश, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो पेमेंट है वो कैश में देना है, तो 2 लाख रुपए आप कैश में दे दोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कितनी है, 2 लाख रुपए आप कैश में दे दोगे। और जो बैलेंस बच गया वो इक्विटी शेयर दोगे आप, और 100 रुपए के हिसाब से है। तो अगला लिखो कि क्या करना है आपको। तो मोड ऑफ पेमेंट सामने देखो, मोड ऑफ पेमेंट साथ के साथ लिख लो, फॉर परचेज कंसिडरेशन। कैश दोगे, यस 2 लाख रुपए, तो कैश में दोगे, कैश टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर होल्डर टोटल अमाउंट अगर इक्विटी शेयर होल्डर का देखें, मतलब टोटल पहले देख लो कि पैसा देना कितना है, परचेज कंसिडरेशन है कितने का। यहां पे लिखो परचेज कंसिडरेशन, तो 8,66,000, सामने देखो 800, ये परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख दे दोगे। इसका मतलब 6,66,800 जो है बाकी बचा पैसा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। किसको मिलेगा जी, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और अगर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, तो ये होगा 6,66,800 डिवाइड 100, और डिवाइड करने के बाद जो फिगर आई आपके पास वो आया 6,668 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 100 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 100 के हिसाब से। बस क्लियर, ये नंबर ऑफ शेयर आ गया।